हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज करते हैं और चार्ज को रेट ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या करते हैं, हम करंट करते हैं। क्या कहते हैं? करंट करते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, करंट को क्या होगा समझते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the rate of flow of charge with respect to time। क्लियर बच्चों? टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। क्लियर? चलिए इसका देख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमको ऑल्सो इसको और कैसे क्या डिनोट कर सकते हैं? आई इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू जीरो डी क्यू बाई डी टी। डेल टी इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेल क्यू बाई डी टी। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसी का अगर ये तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ गया। आई इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। क्लियर बच्चों? अगर आपको इसी फॉर्म में करंट दे दिया रहेगा या फिर सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपको चार्ज दे दिएगा 3 + 4 टी स्क्वायर। ठीक है, अगर चार्ज ये दे दिया हुआ है कूलम, तो आपको करंट पूछ देगा कि बताइए करंट कितना होगा। तो आप निकाल लीजिएगा। क्या करेंगे हम? आई इक्वल टू क्या पुट करेंगे? डी क्यू बाई डी टी। और इसको हम क्या करेंगे? पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे 3 + 4 टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 + 4 × 2 माइनस टी माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया? आई इक्वल टू 8 टी एम्पियर। यह हमारा करंट आ गया। अगर बोल देगा कि हमको करंट निकालिए एट 2 = t = 3 सेकेंड 4 सेकेंड पे, तो हम क्या करेंगे? इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाता कि t = 2 सेकेंड में बताइए, तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट कर देते इस क्वेश्चन में। तो क्या आ जाता बताइए? I = 8 × 2 यानी कि 16 एम्पियर आ जाता। ठीक है बच्चों? और इसी को इंटीग्रेशन फॉर्म में हो सकता है। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है? रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो अगर आपको इस फॉर्म में अगेन देखिए, अगर हमको डी क्यू निकालना है तो क्या लिखना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई डी टी आएगा बच्चों। बताइए, यहां से देखिए आई, ये डी क्यू बाई डी टी। तो हमको डी क्यू निकालना है तो क्या करेंगे? आई डी टी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, यहां से इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। बोथ साइड। तो यहां से हम क्या करेंगे? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन आई डी टी। यही होगा बच्चों। तो अगर आपको कभी करंट दिया रहा है, अगर चार्ज निकालना हो, तो इस इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल लेंगे। ओके बच्चों? चलिए एक एग्जांपल इस पर देख लेते हैं। जैसे आपको दे देगा कि करंट है, करंट 3 + 3t + 4t स्क्वायर है, या 3 + 4t मान लेते हैं। ये करंट है एम्पियर। तो चार्ज पूछ रहा है व्हाट एट t = 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड में
क्वेश्चन समझो बच्चों, I इक्वल टू 3 प्लस 40 है, एम्पियर में दिया हुआ, और हमको चार्ज निकालना है, ये क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में हमको चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज 2 से 4 सेकेंड के बीच में स्टोर हो पाएगा या उससे फ्लो हो पाएगा। तो हम इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यूज करेंगे यही फॉर्मूला q इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ कहाँ से कहाँ है, 2 से 4 सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 प्लस 4t dt, ये करंट का वैल्यू लिख दिए, और ये 2 से 4 सेकेंड जाएगा, कितना जाएगा, 2 से 4 सेकेंड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने लेंगे, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ब्रेक आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए q इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, 3 to 2 dt, 3 to 4 प्लस 4 को बाहर करेंगे, और t dt 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 3 इंटीग्रेशन कितना होगा, t होगा 2 to 4 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, जो हमारा हो जाएगा 2 to 4। तो यहां से देखिए 3, पहले ये अपर लिमिट होता है, ये क्या होता है, लोअर लिमिट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो 4 माइनस 2 प्लस 4, या 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हमारा चार्ज कितना आ गया, देख लीजिए बच्चों, 3 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 4 गुने 16, तो 8 और माइनस 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो जो हमारा चार्ज आ गया कितना है, 6 प्लस 4 गुने 6, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 24, तो 30 कूलम। तो हमारा यहाँ से चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल टू 30 कूलम आ गया बच्चों। ठीक है, समझ गए, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, ग्राफ बिटवीन I एंड T के बीच में देखेंगे। किसके बीच में देखेंगे, पहले Q एंड T के बीच में देखेंगे। किसके बीच में देखेंगे बच्चों, ग्राफ बिटवीन Q एंड T। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि x और y के फॉर्म में हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे Q एंड T के फॉर्म में। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, Q है, ये हमारा क्या हो गया, Q, और ये हमारा क्या है, T, और ये एक कर्व है, इस पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, यहां से देखिए ये हमारा डेल टी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्यू, और ये थीटा अल्फा मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, थीटा। तो ये आपका क्या है, टेंजेंट है। अब जानते हैं किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैथ में पढ़े होंगे आप। तो ये हमारा टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व देता है। ये क्या इंडिकेट करेगा, स्लोप। तो यहां से हम समझते हैं कि ये हमारा tan थीटा अगर लिखेंगे, ये क्या होता है, स्लोप होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। अब जानते हैं कि ये सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब होगा, लेंथ होगा, और ये क्या होगा, बेस। तो tan थीटा बराबर
डेल क्यू बाई डेल टी, और यही हमारा क्या होता है, करंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट। तो यहां से जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्लोप होगा वो क्या देगा, करंट देगा। तो लिखिए सो स्लोप गिव्स द करंट, क्या देगा हमको, करंट देगा। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन दूसरा केस का, ग्राफ बिटवीन आई एंड टी, किसके बीच में, आई एंड टी के बीच में अब ग्राफ देखना है। देखिए ग्राफ, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा टी हो गया, ये T1 है, ये T2 है। इस ये क्या है हमारा, इसके बीच में और इसके बीच में पूरा ये एरिया आ रहा है। तो इसका आप जानते हैं कि किसी प्रकार से एरिया नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप छोटा सा इसमें कट करेंगे, क्या करेंगे, इस स्ट्रिप, और वो कितना होगा, dt होगा, कट करेंगे इसको। अब देखिए ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये I होगा इंटू डी टी, हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू क्या होगा, I डी टी। क्लियर बच्चों, अगर हमको ये तो इसका आया ना, अगर पूरे एरिया का निकालना है, यहां से T1 से लेके T2 तक का, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ स्ट्रिप, the total area under the curve equal to I dt। अब देखिए इंटीग्रेशन हमको कहां से कहां तक करना है, t से t2 तक, तो ये हमारा t से t2 तक हो गया। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये हमको क्या देगा, यहाँ तो एरिया की बात तो चल नहीं रहा, हमको क्या देगा, चार्ज देगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं नोट में कि जो हमारा टोटल एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या देता है, चार्ज देता है। तो लिख लीजिए नोट में, द टोटल एरिया अंडर द कर्व gives the charge, gives the total charge। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। चलिए अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ करंट देखेंगे, क्या होता है, कितने टाइप्स के करंट होते हैं वो हम समझेंगे और देखेंगे। और भी होता है लेकिन यहाँ थोड़ा ही बताएंगे, ज्यादा करंट के बारे में नहीं बताएंगे, टाइप्स ऑफ करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में अलग से आपको पढ़ना ही है पूरा करंट। ठीक है, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। पहला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगी इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। कोई करंट फ्लो कर रहा है, कोई सर्टेन टाइम पे बोल देंगे कि 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे या 20 सेकंड पे कितना करंट होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है बच्चों, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछेंगे कि करंट बताओ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड as the rate of flow of charge at a particular time, इसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे I इक्वल टू
डी क्यू बाई डी टी एट टी इक्वल टू टी नॉट टाइम। यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी हो सकता है। जो जिस पे हमको पूछना होगा वो पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे और उस पर हम करंट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम लिखेंगे एवरेज करंट क्या होता है। एवरेज करंट या मीन करंट इसी को बोलते हैं, या मीन, एवरेज करंट या मीन करंट, इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक टाइम इंटरवल में होता है। क्या होता है किसमें, एक टाइम इंटरवल, यानी बोल देगा कि 2 सेकेंड से लेके और 20 सेकेंड के बीच में जो करंट होगा वो बताइए। तो ये क्या हुआ, एक इंटरवल हुआ ना कि 2 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड के बीच में, तो इंटरवल कितना आया, 18 का आया। तो वही हम इस एवरेज करंट में वही देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge at certain interval of time, at certain interval of time। ये किसी न किसी एक इंटरवल में बात करेंगे कि 2 से 20 सेकेंड के बीच में, 2 से 30 सेकेंड के बीच में टोटल करंट कितना होगा। हो सकता है 2 मिनट से 4 मिनट के बीच में पूछ ले, 10 मिनट के बीच में पूछ ले, तो यही हमारा क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया टाइम का। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे एवरेज करंट, देखिए T1 से T2 मान लेते हैं कि T1 फर्स्ट टाइम है और T2 सेकेंड टाइम, इसके बीच में हमको क्या निकालना है, इंटरवल ऑफ टाइम निकालना है। तो I dt अपॉन T1 से T2 dt। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट करंट। क्या देखेंगे, डायरेक्ट करंट देखेंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हम तीसरा देखेंगे पॉइंट, डायरेक्ट करंट। ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट आप जानते हैं कि केवल ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और ये रिमेन्स कांस्टेंट होता है। देख लेते हैं फिगर, जैसे ये देखिए, ये हमारा I है और ये T है, तो ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट करंट है। और इसके बाद ही आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक उसको AC करंट कहते हैं, और ये डायरेक्ट करंट को क्या कहते हैं, DC करंट। आप अगर आपसे पूछ दिया जाए कि AC और DC करंट में खतरनाक कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा। ज्यादातर लोग बताता है AC, जो बच्चे होते हैं वो AC बता देते हैं, लेकिन AC गलत होता है, क्योंकि AC एक ना एक टाइम में, अभी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दिखाते हैं इधर। ये देखिए, ये अगर हमारा T है, ये I है, ये हमारा क्या है, चौथा अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, AC कहते हैं। ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये देखिए बच्चों, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप भी और डाउन भी। तो ये जब दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा था एक टाइम पर, तो ये जीरो होगा कि नहीं, इस एक्सिस को एक टाइम पे क्रॉस करेगा कि नहीं। जब इस एक्सिस को ये क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे ये क्या होगा, जीरो होगा करंट, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी करंट क्या होगा, जीरो होगा। इस पॉइंट पर भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस AC में क्या होता है कि सर्टेन टाइम के लिए बहुत ही मिनिमम टाइम होता है, उसके एक बार करंट जीरो होता है। लेकिन DC में ऐसा कुछ है, DC में इरेगुलर सप्लाई मिलता रहता है। तो आप बात यह है कि खतरनाक माना ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है, DC है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता रहता है। एक बार अगर किसी तार में आप लटकते हैं तो फिर वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, बट AC में ऐसा नहीं है, एक बार AC झटका जरूर मारता है। ठीक है बच्चों, चलिए
डीसी क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डीसी करंट करेंगे। क्या कहेंगे, डीसी करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, एक को छोड़कर एक। तो आप देखिए गौर से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि एक को छोड़ के फिर पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव आएगा। तो इसे ही एक एक को छोड़ के एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इसका मेनली अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द करंट विच फ्लो बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। चलो लिखे देता हूं डिफिनीशन, द करंट विच फ्लो बोथ डायरेक्शन the current which flow both direction and depends upon time is known as alternating current, यानी एसी करंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, it is defined as the current which flows only one direction, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमेशा देखिए, इस जो वैल्यू यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन करंट का, वही वैल्यू यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन देखिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका बोथ डायरेक्शन होता है। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी कूलम्स पास ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। कोई ये वायर है, तो कोई क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं वायर का, इसमें पूछ रहा है t इक्वल टू 5 सेकेंड से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज पास करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज इक्वल टू निकालने के लिए आप जानते हैं I इंटू क्या करेंगे, dt करेंगे। तो I हमारा क्या है, 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू dt, और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, 5 से 10। तो यहाँ हमारा 4 इंटू dt, 5 से 10 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, t स्क्वायर dt 5 से 10। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसको करेंगे, देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा 5 से 10 प्लस इसका करेंगे 2 t³ अपॉन 3 आएगा, जो 5 से 10 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। 4 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 बाहर कर देंगे, 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए 5 इंटू 4 20 प्लस 2/3, और ये क्या 1000 माइनस 125, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 2/3, और ये आपको हो जाएगा 875, और इसको गुना कर देते हैं, 20 प्लस 2 से गुना करेंगे तो देखिए, तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 7 2 जा 14, 15 कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17/3। ये हो जाएगा आपको Q इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 3, 60 प्लस 50 इक्वल टू 0, 6 और 5 11 कैरी 1 7 8 1 अपॉन 3। अब इसको डिवीजन कीजिएगा तो आ जाएगा 6 8 18 0
और ये क्या हो जाएगा 3.3 कूलम। क्लियर बच्चों, ये आपका चार्ज आ गया। इतना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 से 10 सेकेंड के बीच में पास करेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिया हुआ तो और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करंट। पहला क्या है, व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो कैसे कर निकालेंगे वो देख लीजिए। I इक्वल टू जानते हैं d/dt, और ये क्या है, चार्ज है। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि चार्ज बराबर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा ही चुके हैं कि Q इक्वल टू Ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ पर चेंज इन चार्ज करेंगे तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा इनटू E। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल n अपॉन डेल t इंटू E। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। अगर दूसरा केस देखेंगे, व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल इज। अगर इसके फॉर्म में हो तो क्या करेंगे देख लेते हैं। अभी हम देखें कि ये हमारा क्या है, Ne बाई डेल टी। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के केस में आ रहा था। इसी को अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, देख लीजिए, Ne बाई डेल टी इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस n डेल टी होल्स इंटू E। क्लियर बच्चों, ये हमारा कब आया, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या जिसको होल्स बोलते हैं वो होगा, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे करंट, अपॉन E, और ये होल्स के फॉर्म में इंटू E करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका दो केस, क्यों, देखिए पॉजिटिव निगेटिव है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम नेगेटिव लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव लेंगे। देख लेते हैं अलग अलग करके केस। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाले। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो आया है हमारा पॉजिटिव निगेटिव के साथ, तो पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव साइन कब लेंगे, जब हमारा ये तीसरा केस ले लेते हैं, व्हेन बोथ का मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव साइन होगा वो लेंगे ऑन डेल टी E नेगेटिव डेल n बाई डेल टी H इंटू E। क्लियर बच्चों, चलिए व्हेन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में क्या होगा बच्चों, तो इस केस में जो पॉजिटिव वाला है वो हम ले लेंगे। सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, I इक्वल टू Ne प्लस n ऑन डेली होल इंटू। क्लियर बच्चों, यहाँ तक ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ द करंट। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि
कैसे हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रॉन का, उसके अनुसार ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इसको यहाँ तक समझ में अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। और क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग जानते ही है। और दोबारा आप इसको देख के समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।